ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं आज का। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है राइट मेरी? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस ब्रो। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग दो इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम्स देखेंगे, जो कि के नियरेस्ट नेबर है और एक दूसरा है नाइव बेस। दोनों एल्गोरिथम्स मिस ने क्लास में भी डिस्कस कर ली हैं आप लोगों के साथ। और नाइव बेस का अगर आप लोगों को याद हो तो मिस ने आप लोगों को बताया था कि नाइव बेस वर्क्स ऑन दी प्रोबेबिलिटी, और बेस थ्योरम और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है जब ये एल्गोरिथम रन हो रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम के नियरेस्ट नेबर की बात करते हैं तो के नियरेस्ट नेबर इज लुकिंग एट द a point is looking at the neighbors, its neighbors जो कि हम डिफाइन करते हैं, k की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, और उन नेबर्स में जो कि वो डिस्टेंस कंप्यूट करता है हर पॉइंट का उस पॉइंट से, और फिर जहां पर उसको मिनिमम रिजल्ट मिलता है वो वाला नेबर की वैल्यू बेसिकली वो अपने एल्गोरिथम अपना प्रेडिक्शन में यूज कर रहा होता है। अच्छा, तो आज का डेटा सेट जो हम यूज कर रहे हैं वो ट्यूटोरियल 5 में भी मैंने इसको यूज किया था और इसमें भी यूज कर रहा हूँ। द रीजन इज कि हम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम लोगों के पास जैसे कोई कंपटीशन होता है या कोई हमें कहीं एल्गोरिथम डिफरेंट एल्गोरिथम्स रन करने होते हैं एक डेटा सेट के ऊपर, तो हमें आइडिया हो कि हम किस तरह कंपेयर करें, हम अपने एल्गोरिथम को किस तरह बेंचमार्क करें कि हमें विच एल्गोरिथम शुड वी यूज एज अ प्रेडिक्शन टूल। तो the same data set which I've been using, which I used in the tutorial 5, तो NBA बास्केटबॉल का डेटा सेट है और इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम which means that हमें प्रिडिक्ट करना है कि if a player's career will last then less than 5 or player's career will last greater than equal to 5। तो y इज इक्वल टू 0 को ऑलरेडी इसमें मैंने है ना जो हमारी क्लास वेरिएबल है उसको मैंने ऑलरेडी 0 कर दिया है, फिर द करियर इज लेस देन 5 और 1 कर दिया है जहां पर जो प्लेयर्स की जो हमारी जो करियर था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था। नाउ वी वांट टू प्रेडिक्ट कि अगर मेरे पास कोई लीग में कोई नया प्लेयर आता है तो उसका करियर कितना होगा, इट वुड बी लेस देन 5 और इट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से डेटा सेट मैंने बोरो किया है और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, नेम ऑफ प्लेयर्स है, फिर गेम्स प्लेड कितनी गेम्स खेली हैं उसने, फिर मिनट्स उसने कितने प्ले किए हैं, पॉइंट्स कितने स्कोर किए हैं, और ये सारे जो बास्केटबॉल प्लेयर के जो एक एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बेसिकली इसके अंदर ऑफेंसिव एट्रीब्यूट्स भी हैं, डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स भी हैं कि वो कितना अच्छा स्टील कर लेता है बॉल को या ब्लॉक्स कितने अच्छे कर लेता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है और हमारे पास टारगेट कॉलम 5 ईयर्स का है। ठीक है, अच्छा, ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि पिछले ट्यूटोरियल्स में भी आप लोगों को यूज कर रहे होंगे, आप लोग अपने कॉम्पिटिशन जो कैगल का कर रहे हैं उसमें भी यूज कर रहे होंगे कि हम लोग है ना किस तरह, और पांडास की लाइब्रेरी, सीबॉन्ड की लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब, ये रैंडम की लाइब्रेरी है टू फिक्स द सीड, ताकि हम जब भी आइटरेट करें अपने रिजल्ट्स को तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस ना हो रहे हो। फिर के नियरेस्ट क्लासिफायर जो आज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग फ्रॉम दी scikit-learn, और गॉसियन नाइव बेस, ये दो एल्गोरिथम्स आज हम लोग रन कर रहे होंगे। अच्छा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स है एंड द प्लॉटिंग ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और हमारे पास फाइनली क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है। अच्छा, ये जो है ये ऑलरेडी मैं पहले ट्यूटोरियल में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमें कॉलम्स की पांडास के अंदर सारी, इफ देयर आर नंबर ऑफ कॉलम्स तो वो सारी वैल्यूज चूज नहीं करता, टू सेट देम टू डिस्प्ले द मैक्स नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम लोग pd.set ऑप्शन करके इसके अंदर मैक्स कॉलम्स पास कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द डेटा सेट, और रीडिंग द डेटा सेट हमने रीड किया इसको, और हमने देखा कि देयर आर 21 कॉलम्स इन अ डेटा सेट और 1340 रोज। अच्छा, तो not a huge data set considering the machine learning or data science problem, but let's see what we can do with it. अच्छा, next is to see how our data is distributed, और इसके साथ data.describe का मेथड है जो कि मुझे एक बात बता रहा है कि यहाँ पर आपका जो मीन है वो बहुत डिफर कर रहा है अक्रॉस दी डिफरेंट कॉलम्स। होना भी चाहिए क्योंकि डिफरेंट फीचर्स हैं, तो कुछ परसेंटेजेस में है मेरे पास, कुछ मेरे पास सिंगल पॉइंट्स हैं और कुछ मेरे पास मिनट्स में है। ठीक है ना, तो
this is giving me an idea कि I should normalize my data set, ठीक है ना? In your problem when you will be applying number of problem like in this competition और आगे भी मिलेगा आपको ऐसे reports वगैरह जो भी, तो यहाँ से आप लोगों को देखना है कि हमारा मीन कितना डिफरेंट कॉलम्स हमारा कैसा है, इसके हिसाब से आपने एल्गोरिथम चूज करना है कि मतलब अगर हमें नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करनी पड़ रही है तो उसके हिसाब से डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, और अगर नहीं परफॉर्म करनी पड़ रही तो ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन वो भी काम कर जाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ मैंने अपना डेटा की सम की वैल्यूज देखी हैं कि मेरा डेटा कितना कहाँ है ना नल है, ठीक है, और ये कमांड ऑलरेडी पहले भी रन कर चुका हूँ मैं कि डेटा डॉट इज नल कर रहा होता है, बता रहा होता है कि कहाँ वैल्यूज नल है और उसको सम कर दिया, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमें कॉलम वाइज वो सारी वैल्यूज का सम लाके दे देगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अच्छा, मैंने देखा कि मैं लास्ट ट्यूटोरियल 5 के अंदर मेरे पास ट्यूटोरियल 5 की भी फाइल खुली हुई है, तो इसके अंदर भी हमने देखा था कि हमने किस तरह बेसिकली हमने मीन वैल्यूज को किस तरह हैंडल किया था। तो उस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने मीन वैल्यूज को बेसिकली जो नल वैल्यूज थी उसको मीन के थ्रू है ना बेसिकली है ना वो क्या था इम्प्यूट किया था, जैसे यहाँ पर ये वाली कमांड मैंने यूज की थी कि मैं देख रहा था कि नल वैल्यूज को किस तरह रिप्लेस किया जा सकता है। बट यहाँ पर अब आप देखें कि हमारी इंटेंसिटी ऑफ डेटा कितना बड़ा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 1340, तो is it a problem if we remove 11 values from this? It definitely it's not, because हमारा जो इतना significant value नहीं है जो 1% है, क्योंकि less than 1% of our data है, तो we can safely remove this values and see how the results work। ठीक है ना, I am not saying कि ये result अच्छा है या ये करना चाहिए, but let's try it out कि ये किस तरह हमारे लिए work करता है। In last tutorial, in 5th tutorial we did not do this, but let's see what are the results for this। ठीक है, अच्छा, कमांड क्या यूज की है, डेटा डॉट ड्रॉप एनए, ये नई कमांड है आप लोगों के लिए क्योंकि आई हैव नॉट यूज्ड दिस कमांड। और ये ड्रॉप एनए क्या करता है, वो सारी वैल्यूज जो कि नल होती हैं उसको रिमूव कर देता है। इसको हमने एक्सेस पास कर दिए कि x इज इक्वल टू 0 आपने सारे कॉलम्स में चेक करना है। हाउ का एक पैरामीटर है कि वो बताता है कि आपने किस तरह है ना वो वैल्यूज को रिमूव करना है, तो मैंने उसको पास कर दिया एनी। अच्छा, ये एनी का जो स्ट्रिंग है ये डिफाइंड हुआ है scikit-learn के अंदर और पांडास की लाइब्रेरी के अंदर, जो कि हमारी पांडास की लाइब्रेरी है, और उसके अंदर हाउ इज इक्वल टू एनी का इन्होंने इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी वैल्यू आपको नल मिले उसने आपने उसको ड्रॉप कर देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं अपने हर कॉलम में से सारी वैल्यूज इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब ये है कि आपने डेटा सेट के अंदर वो वैल्यूज को रिमूव कर देना है। अगर मैं इसको फॉल्स करूंगा ना और मैं डायरेक्टली कमांड रन कर दूंगा तो मेरे डेटा में से रिमूव नहीं होंगी सिंपली। और बोला कि ट्रू का इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि जब मैं इसको रन करूं नेक्स्ट टाइम जब मैं डेटा को देखूं तो ऑलरेडी ये वैल्यूज रिमूव हो चुकी हों, तो इन प्लेस आपने उन वैल्यूज को रिमूव कर देना है। ठीक है ना, अगर मैं ऐसा नहीं करता, सपोज के इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स करता, तो मुझे इसको है ना वापस डेटा में स्टोर कराना पड़ता था, डेटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, और फिर इस तरह करना पड़ता। बट टू रिमूव द हैसल मैंने इसको सिंपली इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दिया बिकॉज वी हैव अ पैरामीटर which can do our work easily। अच्छा, नेक्स्ट जब हमने डेटा देखा तो हमारे पास सैंपल पॉइंट्स कुछ रिमूव हो गए और हमारे पास कॉलम्स उतने ही हैं, ठीक है, बट वी कैन सी दैट द नेम कॉलम इज नॉट इम्पोर्टेंट। और ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं वो न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन को समझते हैं और नेम का एट्रीब्यूट इतना यूनिक है कि हमें उसको लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एल्गोरिथम डज नॉट नो हु इज इंग्राम हु इज हैरिसन, इट्स जस्ट वांट टू सी द प्रिडिक्टेड वैल्यू कि किस तरह उसको लर्न करना है। जब मशीन लर्निंग प्रॉब्लम हम लर्न करवा रहे होते हैं डेटा साइंस की प्रॉब्लम, तो वहां पर आईडी नंबर्स नेम ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो हम उसको सेफली रिमूव कर देते हैं। मैंने भी यही किया आफ्टर रिमूविंग दिस वाज द डेटा शेप ऑफ अ डेटा डॉट शेप को मैंने कॉल किया यहाँ पर, जो कि पहले भी यूज कर चुका हूँ इस कमांड को, और मैंने नेम का कॉलम ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर भी मैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर सकता था, बट जस्ट टू गिव यू अ डिफरेंट टेस्ट कि भाई हम दोनों तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम डेटा डॉट ड्रॉप करके मैं आगे कॉमा लगा के इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर देता तो फिर मुझे ये वाली चीज नहीं करनी पड़ती, डेटा के अंदर स्टोर नहीं करना पड़ता। डिफॉल्ट वैल्यू इन प्लेस इक्वल्स टू फॉल्स है बेसिकली।
ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमारे पास एक्यूरेसी आई थी अराउंड, हमने चेक किया था तो एक्यूरेसी कुछ आई थी मेरे पास 63% और F1 स्कोर जो आया था वेटेड एवरेज 63% आया, 0.63 का आया था, परसेंट नहीं कहेंगे, 0.63 का आया था। अच्छा, तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने कहा कि हम कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस करते हैं टू इंक्रीज आवर एक्यूरेसी एंड टू सी कि हम किस तरह हम इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं टू गेट मोर F1 स्कोर, टू गेट मोर एक्यूरेट स्कोर्स, एक्यूरेसी भी इंक्रीज करनी है। अच्छा, किस तरह मैंने किया कि मैंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया हमारे डेटा फ्रेम के अंदर। अब इसको मशीन लर्निंग की लैंग्वेज के अंदर फीचर इंजीनियरिंग भी कहते हैं कि हम एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने कि क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ पॉइंट्स के अगर एक प्लेयर स्कोर कर रहा है डिवाइडेड बाय मिनट्स उसने कितना खेला है, तो मुझे एक अफेक्टिवनेस मिल जाएगी एक प्लेयर की कि उसने कितना अफेक्टिवली कंट्रीब्यूट किया है गेम के अंदर। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस मैंने अपनी तरफ से कॉलम बनाया। कैसे बनाया कॉलम? मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, मैंने देखा कि भाई के जो बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं उनकी क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं अगर एक प्लेयर को हमें जज करना है। तो सिमिलरली मशीन लर्निंग भी जब हमारा एल्गोरिथम भी उसी तरह लर्न कर रहा होगा, तो मैंने खुद सोचा कि भाई के एक इफेक्टिवनेस एक ऐसा एट्रीब्यूट है। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में स्ट्राइक रेट एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी फेस की हैं और नंबर ऑफ रन्स कितने स्कोर किए हैं। तो सिमिलरली वही चीज मैंने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज किया कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने स्कोर किए हैं और नंबर ऑफ मिनट्स उसने कितना खेला है। अच्छा, अब इसको करेंगे किस तरह, ये इफेक्टिवनेस के कॉलम को मैं किस तरह लाऊं? देखिए, सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर है ना, हर प्लेयर ने कितना पॉइंट स्कोर किए हैं टोटल, वो हमें है ना बेसिकली निकालना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे कॉलम्स में देखें तो यहाँ पर हमें ये नहीं दिया हुआ कि हर प्लेयर ने कितने टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर किए। वहां पे ये दिया हुआ है कि गेम्स प्लेड कितना है, पॉइंट्स पर गेम कितना है। तो अगर मैं गेम्स प्लेड को पॉइंट्स पर गेम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसने कितने गोल्स स्कोर किए, कितने पॉइंट्स स्कोर किए बेसिकली एक एक गेम के अंदर। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स पता चल जाएंगे हमें सारी गेम्स के अंदर। तो इस तरह है ना मैंने ना इसको थोड़ा सा है ना सोचा कि भाई कि एक मशीन एक हमें अगर अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है तो हम क्या फीचर्स हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है, हमारा जो एल्गोरिथम है वो फीचर्स पे लर्न कर रहा होता है जो हम उसको एट्रीब्यूट्स देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक नया टोटल पॉइंट्स का एक नया एट्रीब्यूट बनाया। ठीक है, एक नया कॉलम बनाया, उसको मैंने नाम दिया डेटा टोटल पॉइंट्स का। और उसके अंदर क्या चीज होगी, हम जीपी और पीटीएस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जीपी इज अ गेम्स प्लेट, यहाँ पर देखें जीपी, यहाँ पर उसने इतनी गेम्स खेली हैं और यहाँ पर उसने इतने पॉइंट्स स्कोर किए, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसका रिजल्ट मैंने कहाँ स्टोर कर दिया? डेटा टोटल पॉइंट्स के अंदर इसका रिजल्ट स्टोर कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने इफेक्टिवनेस निकाली। हमारा फॉर्मूला जो मैंने डिफाइन किया वो ये है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स डिवाइड बाय मिनट्स। ठीक है, और मिनट्स का मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर मिनट्स ऑलरेडी मेरे पास गिवन है कि उसने कितने मिनट्स खेले है, एक गेम कितने मिनट खेला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इफेक्टिवनेस का अपना एक नया कॉलम बनाया, अपना एक नया एट्रीब्यूट बनाया। वो है बेसिकली टोटल पॉइंट्स का डिवाइडेड बाय डेटा मिन। अब मिन क्या है? यही मिनट्स का कॉलम है जो कि है ना ये यूज हो रहा है। तो इस तरह बेसिकली मैंने दो नए फीचर्स है ना अपने डेटा सेट के अंदर इंट्रोड्यूस किए। एक तो मैंने टोटल पॉइंट्स का और दूसरा इफेक्टिवनेस का। अच्छा, अब देखते हैं क्या ना क्या ये वाकई हमारे डेटा में इंट्रोड्यूस हो गए। तो अगर हम देखें तो ये देखिए सारे कॉलम्स यहाँ तक थे हमारे पास, और यस हमारे पास टोटल पॉइंट्स का एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस हो गया और हमारे पास इफेक्टिवनेस का भी एक और कॉलम इंट्रोड्यूस हो गया। अच्छा, अब हम इसके ऊपर एक नया हम नए मॉडल्स इसके ऊपर डेवलप कर रहे होंगे। इन दो कॉलम्स को बेसिकली हम जो प्रीवियसली हमने इनकलकेट नहीं किए हुए थे और हमने अपनी थोड़ी रिसर्च की, हमें थोड़ा आइडिया हुआ कि बेसिकली एक प्लेयर के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको, तो मैंने अपने हिसाब से देखकर बेसिकली रिसर्च कर ये दो नए कॉलम इंट्रोड्यूस किए। अब क्या वाकई के है ना इससे हमारी एक्यूरेसी और हमारा F1 स्कोर ये सारी चीजें इंक्रीज होती है नहीं होती? सो वी हैव टू वेट फॉर इट एंड अप्लाई इट ऑन आवर मॉडल। ठीक है, अच्छा, तो जब भी कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस किया करें तो उसकी तरह से विजुअलाइजेशन जरूरी है, देखना कि हमारा किस तरह बेसिकली हमारे एट्रीब्यूट्स किस तरह है ना आपस में कोरिलेट कर रहे हैं या क्या आपस में उनकी कोरिलेशन है। तो अगर मैं देखें इफेक्टिवनेस को मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया और मैंने ये स्कैटर प्लॉट बेसिकली मैटप्लॉटलिब से बनाया और plt.scatter की कमांड ऑलरेडी ये मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ इस कमांड को जब हमने डेटा विजुअलाइजेशन का किया था। तो इसके अंदर हम x इज इक्वल्स टू समथिंग पास कर रहे होते हैं और y इज इक्वल्स टू समथिंग पास कर रहे होते हैं। x इज इक्वल्स टू में मैंने कहा कि मुझे इफेक्टिवनेस ऑफ प्लेयर्स देखनी है
और y इज इक्वल्स टू में मुझे देखना है कि टोटल पॉइंट्स उसने कितने स्कोर किए। अब आप देखें कितना ब्यूटीफुली है ना इसने प्लॉट करा और ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, ये बाकी जो सारी चीजें हैं plt.x लेबल और y लेबल, ये सारे इसके लेबलिंग है और यहाँ पर टाइटल बेसिकली इसको मैंने दे दिया कि स्कैटर प्लॉट ऑफ इफेक्टिवनेस विद टोटल पॉइंट्स। अच्छा, ये देखिए हमें ये शो कर रहा है कि कोरिलेशन शो कर रहा है कि एक प्लेयर की इफेक्टिवनेस उसके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर करने से बहुत ज्यादा हेवीली कोरिलेटेड है, बिकॉज वी आर सीइंग ऑलमोस्ट अ परफेक्ट लाइन। ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर ही डेटा डॉट कोरिलेशन देखना चाहूँ कि मेरे दोनों नए फीचर्स के अंदर कोरिलेशन कैसी है, ठीक है, तो ये देखें इसने कंप्यूट कर दिया। ये तो बाकी सारों का कोरिलेशन तो है अपनी जगह पर, लेकिन ये देखें ये जो नए एट्रीब्यूट्स मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं उनका कोरिलेशन आपस में अगर मुझे देखना है तो यहाँ पर जाके मिलेगा। ये देखें 0.867 0.86179। तो इस तरह बेसिकली है ना टोटल पॉइंट्स और इफेक्टिवनेस आपस में कंट्रीब्यूट, आपस में कोरिलेट भी कर रहे हैं। और क्या ये हमारे जो प्रेडिक्टिंग कॉलम है उससे भी कोरिलेट कर रहे हैं? तो देखें यहाँ पर है हमारा टारगेट 5 इयर्स और ये हमारा है टारगेट 5 इयर्स का कॉलम हमारा फीचर। और इसके साथ अगर मुझे देखना है तो ये देखें यहाँ पर आ रही है 0.357 और 0.378। हाँ, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। और हमारे जो प्रेडिक्टिंग वेरिएबल है जो कि टारगेट 5 इयर्स का है उसके साथ भी है ना कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन आ रही है। तो मतलब इट विल हेल्प आवर मॉडल टू लर्न समथिंग अबाउट, इट विल हेल्प आवर मॉडल के मतलब वो इफेक्टिवनेस और टोटल पॉइंट को भी इनकलकेट करके इट शुड इंक्रीज आवर एक्यूरेसी और F1 स्कोर, इस तरह से। सही है ना। तो इस तरह से हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि हमें क्या करना है बेसिकली ना। अच्छा, मॉडलिंग का पार्ट ऑलरेडी ये वही कोड है जो मैंने है ना लास्ट टाइम यूज कर चुका हूँ। तो बेसिकली हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 66 और 33 में मैंने इसको स्प्लिट किया हुआ है। आप 70 और 30 भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और फिर इसको मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में इसको मैंने एक्स टेस्ट वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में इसको यूज किया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कहाँ से यूज किया मैंने? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बेसिकली scikit-learn की जो हमारे पास पैकेज है उसके अंदर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का हमारे पास फंक्शन है जो कि हम बोरो कर जो कि मैंने ऊपर भी इसको मैंने बोरो किया है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, और फिर इसको हमने फिट अपना डेटा बेसिकली स्प्लिट करवा दिया ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर। अच्छा, फिर मैंने शेप ऑफ डेटा देखा कि किस तरह का मेरा डेटा है और आफ्टर दी स्प्लिटिंग। तो 890 by 21 ये हमारे पास जो कि कॉलम्स हैं और 890 रोज एंड 21 आर कॉलम्स। और सिमिलरली 890, 1 दिस इज 1 इन pandas बट इट डज नॉट शो। और टेस्ट डेटा मेरे पास 439 सैंपल पॉइंट्स है। यहाँ पर मेरे पास ट्रेन में 890 सैंपल पॉइंट्स है और 439 सैंपल पॉइंट्स मेरे पास टेस्टिंग डेटा में। अच्छा, आफ्टर सीइंग कि हमारे मॉडल को किस तरह का डेटा जा रहा होगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब हमारे पास बिल्कुल सारी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हमने कर लिए, फीचर्स हमने थोड़े से ना न्यू फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए, विजुअलाइजेशंस भी हमने की कि भाई हमारा डेटा किस तरह बेसिकली को रिलेट कर रहा होगा, कुछ नए फीचर्स के ऊपर हमने विजुअलाइज किया। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो कि बेसिकली है इम्प्लीमेंटिंग अ मॉडल। और हम इस दफा नाइव बेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ट्यूटोरियल के अंदर। अच्छा, नाइव बेस को ये नई कमांड है गॉसियन एनबी की कमांड मैंने यूज की है। ये बेसिकली एक मेथड है जो कि scikit-learn के अंदर बेसिकली अवेलेबल है। अच्छा, scikit-learn की लाइब्रेरी के अंदर मैंने पहले इस मेथड को जो इसको मैंने पहले इंपोर्ट करवाया। कहाँ पर? ये कमांड फ्रॉम sklearn.naivebase import गॉसियन एनबी। तो गॉसियन एनबी के नाम से बेसिकली एक फंक्शन क्लास है हमारे पास वहां पर scikit-learn के अंदर, और यहाँ वहां से हम इसको यूज कर सकते हैं। आई डिड नॉट नो कि इसका नाम क्या है बेसिकली किस तरह होता है, बट आई जस्ट सर्च ऑन के scikit-learn गॉसियन नाइव बेस एंड इट गेव मी दिस थिंग। तो मैंने इसको इस तरह बेसिकली यूज कर रहा हूँ अपने मॉडल के अंदर। बट बिफोर यूजिंग हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट जरूरी होना चाहिए कि नाइव बेस किस तरह वर्क कर रहा होता है। बेसिकली नाइव बेस मैंने पहले भी बताया कि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज के ऊपर कंप्यूटेशन कर रहा होता है। हमारे पास बेस एल्गोरिथम है जो कि बेसिकली वर्क कर रहा होता है हमारे कंप्यूटिंग दी प्रोबेबिलिटीज, और जो मैक्सिमम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो हमें मिलती है वहां पर, तो वो प्रिडिक्ट वो उस
हमारा एल्गोरिथम उस पर प्रिडिक्शन कर रहा होता है। आई होप कि मिस ने ना इसको एक पूरे लेक्चर के अंदर मिस ने है ना इसको पूरा गो थ्रू भी किया है और वो लेक्चर LMS पर अपलोडेड भी है। ठीक है, अच्छा हमने अपना एल्गोरिथम इस दफा मैंने देखे एक ही लाइन में प्रिडिक्शन फिटिंग भी कर दी और एक ही लाइन में प्रिडिक्ट भी कर दिया, वरना जो लास्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं ऐसे कर रहा था कि अच्छा जीएनबी के अंदर मेरा मॉडल लोड हुआ है, ठीक है ना, मैंने गॉसियन एनबी के नाम से मॉडल बनाया और उसको जीएनबी में लोड कर दिया और फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और उसी के साथ उसके साथ प्रिडिक्ट भी कर दिया और मैंने अपनी प्रिडिक्शंस स्टोर कर ली प्रिडिक्शंस के अंदर। ठीक है, तो प्रिडिक्शंस का वेरिएबल मैंने बनाया हुआ था और उसके अंदर मैंने अपनी प्रिडिक्शंस को स्टोर कर लिया। अब हमें देखना है, एवेल्युएट करना है कि हमारे मॉडल ने किस तरह परफॉर्म किया। तो हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं और कंफ्यूजन मैट्रिक्स का आप लोगों को अच्छा आइडिया होगा क्योंकि लास्ट क्विज भी आप लोगों ने कंफ्यूजन मैट्रिक्स पर ही दिया था। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें क्या बता रहा होता है, बता रहा होता है कि हमारे ट्रू लेबल और हमारे एल्गोरिथम ने कहाँ मिस्टेक्स किए हैं। ओवरऑल बेसिकली ये हमें बता रहा होता है कि जहां जहां जीरो था, ट्रू लेबल था, वहां वहां उसने जीरो प्रोड्यूस किया, विच मीन्स के 127 वैल्यूज उसने करेक्टली स्पेसिफाई की। जहां जहां वन था इसको हम ट्रू पॉजिटिव्स कहते हैं, ये जो, और इसको बल्कि इसको हम ट्रू पॉजिटिव्स कहते हैं बिकॉज द एल्गोरिथम इज प्रेडिक्टिंग वन एंड the true label is 1 and the algorithm is also predicting 1। तो ये हमारा true positive है, ये हमारा false negative है। तो this is where we get our accuracy और यहाँ हमारे एल्गोरिथम ने मिस्टेक्स किए हैं। तो हमारा एल्गोरिथम कहाँ मिस्टेक कर रहा है, वो बेसिकली 152 वैल्यूज हैं जो कि इसने प्रिडिक्ट 0 की, हालांकि वो बेसिकली इसका ट्रू लेवल था 1। ठीक है, तो और ट्रू नेगेटिव हमारे पास कम है कंपेयर टू फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जी, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखते हैं कि हमारे एल्गोरिथम ने है ना किस तरह के एक्यूरेसी और F1 स्कोर्स किस तरह के रहे हैं। अच्छा, F1 स्कोर जो नाइव बेस का है वो बेसिकली एक्यूरेसी स्कोर है वो 0.59 है और वेटेड एवरेज F1 स्कोर है वो 0.60 है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो प्रीवियस ट्यूटोरियल की, तो आ रही है ना आप लोगों को, ट्यूटोरियल 5 भी नजर आ रहा है ना साथ साथ? यस। और इसके अंदर अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो एक्यूरेसी था वो 0.63 थी और वेटेड एवरेज स्कोर जो था डिसीजन ट्रीज के ऊपर, ये मैंने डिसीजन ट्रीज यूज किया था लास्ट फिफ्थ ट्यूटोरियल के अंदर, तो उसके ऊपर हमारी वेटेड एवरेज स्कोर आ रहा था 0.63 और 0.63। बट हैज अ नाइव बेस improved our accuracy or it has reduced our accuracy? This is the question. So it certainly has reduced our accuracy. ठीक है, we can see that from 0.63 we have gone down to 0.59 और weighted average score भी यकीनन कम हुआ है हमारा, because हमारी जो confusion matrix है उसकी values इस डायगोनल पर ज्यादा है। जब भी इस डायगोनल पर वैल्यू ज्यादा होंगी इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिथम मिस्टेक्स कर रहा है और हमारे एल्गोरिथम को, हम अपने एल्गोरिथम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा ऑन दिस पॉइंट अब मैं थोड़ा सा नियरेस्ट नेबर की तरफ मूव करूंगा कि अब हमने एक एल्गोरिथम यूज किया, उसकी हमने एक्यूरेसी देखी, उसके हमने F1 स्कोर देखा, अब हम दूसरे एल्गोरिथम की तरफ मूव करते हैं कि अब फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हम इन तीनों को बाद में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि व्हिच वन हैज परफॉर्म बेटर, व्हिच वन हैज परफॉर्म बेस्ट। ठीक है, और फिर हम फाइनली हम अपना एल्गोरिथम चूज करेंगे। अच्छा, के नियरेस्ट नेबर का एल्गोरिथम, अब मैं इसको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। के नियरेस्ट नेबर का ऑलरेडी मिस ने भी अपनी क्लास के अंदर थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन भी किया कि बेसिकली किस तरह हम जो एक सैंपल पॉइंट है हमारा एल्गोरिथम उसको देख रहा होता है कि एक सैंपल पॉइंट क्या उसके नेबर्स कितने हैं। पहले तो हमें के डिफाइन करना होता है कि हम के कितना यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। अगर हम के सही डिफाइन करेंगे तो हमारी मॉडल के एक्यूरेसी रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और वो के बेसिकली डिटरमाइन करता है कि डिस्टेंसेस कंप्यूट होते हैं। यूक्लिडियन डिस्टेंस का इसमें कॉन्सेप्ट दिया था आप लोगों क्लास के अंदर कि जहां पर उसके डिस्टेंसेस मिनिमाइज होते हैं जिस सैंपल पॉइंट पर, वहां पर हमारा एल्गोरिथम प्रेडिक्ट करता है कि बेसिकली ये 0 है या 1 है, कंसीडरिंग द बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अच्छा, मैंने किस तरह के की वैल्यू की, एक जो नाइव बेसिकली हमारा तरीका है वो यही हो सकता है कि हम आइट्रेट करें, बेसिकली कि हम इंक्रीमेंट करें अपनी वैल्यू को के की
कि हमें कितना k की वैल्यू रखनी है, नियरेस्ट नेबर कितना चूज करना है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बेसिकली हमारी डेटा के ऊपर यूज हो रहा होता है। तो पहले मैंने 1 रखा था, फिर मैंने 2, 3, 4, 5, तो अंटिल 5 मेरी एक्यूरेसी है ना, मैंने हाई एक्यूरेसीज भी देखी और F1 स्कोर्स भी देखा। तो अंटिल 5 इट वाज इंप्रूविंग, तो मैंने बेसिकली क्या करता रहा, मैं बढ़ाता रहा k की वैल्यू बढ़ाता रहा अंटिल आई रीच द 5th k is equals to 5। वहां पर मैंने एक्यूरेसी देखी एंड व्हेन आई लुक्ड एट k is equals to 7, 6, 7, 8, 9 up to 10, so it was decreasing। तो मैंने F1 स्कोर और एक्यूरेसी से आइडिया लगाया कि भाई मुझे नियरेस्ट नेबर की जो वैल्यू है 5 चूज करनी चाहिए। अगेन इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस, यू हैव टू आइटरेट। You can use a for loop to iterate and store the values in a list, something like this. But if you don't know how to implement a for loop और इस तरह की चीज नहीं आती, just implement, manually do it and just visualize the results कि हमारे results किस तरह आ रहे हैं different neighbors के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने K5 चूज किया और सिमिलर कॉन्सेप्ट की तरह मैंने ना K nearest क्लासिफायर, K neighbors क्लासिफायर, बेसिकली ये scikit-learn के अंदर ये भी एग्जिस्ट करता है। और scikit-learn के अंदर मैंने कहाँ पर यूज किया है, हाँ ये रहा, K neighbors classifier. So K nearest neighbor algorithm. So sklearn from sklearn.neighbors import K neighbors classifier. This is the command I've used to borrow it from scikit-learn and then I used it here, ठीक है। अच्छा, हाँ यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर मैंने प्रेडिक्शन स्टोर कर ली, किस तरह कि अपना एल्गोरिथम को फिट भी कर दिया X ट्रेन और Y ट्रेन के ऊपर और उससे प्रेडिक्शंस भी यूज करके प्रेडिक्शंस में स्टोर कर दिया, ठीक है। यू कैन मेक अनदर वेरिएबल्स, क्योंकि प्रेडिक्शंस मैंने ऑलरेडी ऊपर भी यूज किया था, ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर इन पाइथन, ठीक है ना, आप वेरिएबल वापस यूज कर सकते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, दिस टाइम कंफ्यूजन मैट्रिक्स परफॉर्म्स गिव अस a better picture। How can I say that? Because हमारी जो opposite diagonals की entry है वो हमारी इसकी वैल्यूज कम है और गुड न्यूज इज दैट कि हमारा एल्गोरिथम परफॉर्म अच्छा कर रहा है ऑन द ट्रू पॉजिटिव्स कंपेयर टू फॉल्स नेगेटिव्स, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रू पॉजिटिव्स ना। तो यहाँ पर ट्रू लेवल 1 है और प्रेडिक्टिंग की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। और व्हेन वी सी अ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, सो यस it certainly has performed well compared to our previous algorithms which we were implementing। So 68.68, like 68% की accuracy I compared to which was a 60% accuracy on our previous algorithm। और यहाँ पर अगर आप weighted average score देखें तो हमारा it's an improvement, it's a 8% improvement। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे एल्गोरिथम ने परफॉर्म अच्छा किया। फाइनल रिमार्क्स कि हमें कौन सा एल्गोरिथम यूज करना चाहिए था और हमारे कौन से स्टेप्स ने हमें एल्गोरिथम यूज करना का मतलब बेसिकली यूज किया। तो हम देख सकते हैं कि F1 स्कोर्स और एक्यूरेसी स्कोर्स की बुनियाद पर कि if we choose these as our matrix, so K nearest neighbor has fitted our best fitted our data among the 3 models। So decision trees which I implemented in the tutorial 5, तो उसकी accuracy and weighted average was less, so this was a better algorithm, but the best one was the K nearest neighbor। or Gauss naive Bayes, maybe Gauss naive Bayes is not able to perform well because हमने जो normalize नहीं किया अपने features को। ये मेरा एक perception है which I need to like implement and see के भाई के वाकई naive Bayes की accuracy बढ़ती है कि if we normalize the data, so it's again an iterative process। I have to normalize the data and I have to implement it again। तो दिस इज द वे टू गो फॉर योर कॉम्पिटिशंस कि आप लोग भी इसी तरह सोचें कि भाई हमारे कौन सा एल्गोरिथम है, कौन सा एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं। अगर तो हम डिसीजन ट्रीज यूज कर रहे हैं तो इट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। देखिए नाइव बेस की एक्यूरेसी अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि वी शुड हैव नॉर्मलाइज द डेटा बिकॉज हमारे यहाँ पर परसेंटेजेस के भी एट्रीब्यूट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास टाइम का भी एट्रीब्यूट है, मिनट का एट्रीब्यूट है, तो दे आर नॉट स्केलिंग वेल। दे शुड बी स्केलिंग well for performing on naive based algorithm। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई और K nearest neighbor को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। K nearest neighbor को नॉर्मलाइजिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा अगर हम नॉर्मलाइज कर भी लेंगे तो वो उसने वही बेसिकली है ना नेबर चूज करना है, वही बेसिकली है ना उसने अपना नेबर चूज करना है जो नॉर्मलाइजेशन से पहले था। तो
दिस इज द वे टू थिंक कि हमें अपने एल्गोरिथम के बारे में पता हो कि हम क्या एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, और फिर हम उसको देखकर हम आइडिया कर सकें कि हमारे रिजल्ट्स पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? आकाश, आत्मा, सिमरन, सब समझ आ गया? यस सर, थैंक मुझेर, नॉर्मलाइजेशन के लिए कोई फॉर्म मतलब फंक्शन बता सकते हो? अच्छा, नॉर्मलाइजेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे आप लोगों ने क्विज में भी देखा था कि मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन होती है। तो अगर मैं यहाँ पर ही लिखूं कि normalization in scikit-learn, let's see what does scikit-learn have. So it has class, उसकी पूरी क्लास मौजूद है हमारे पास, और इसके अंदर हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के हमारे पास क्या टेक्निक्स है जो हम यूज कर सकते हैं। तो देयर इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, अच्छा, डॉट नॉर्मलाइज का हमारे पास फंक्शन है यहाँ पर, ठीक, एक सेकेंड। ओके, सो देयर इज स्टैंडर्डाइजेशन जो कि नॉर्मलाइजेशन मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा, नहीं आ रही, सही सही सही, सॉरी यार। अच्छा, यहाँ पर आ जाए, अब नजर आ रही है? ठीक है, अच्छा। तो हाँ, यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन मैंने गूगल पे सर्च किया बेसिकली, और सर्च करने में मुझे पता चला कि यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन हम कर सकते हैं। कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर मैनी मशीन लर्निंग एस्टिमेटर्स, ये पूरा एक आपको गाइड भी करता है। देखें, दे माइट बिहेव बैडली इफ द इंडिविजुअल फीचर्स डू नॉट more or less likely distribute data Gaussian with zero mean and unit variance। ठीक है, इसने बताया भी है कि भाई आपका Gaussian नाइव बेस है जो हमने अपने ट्यूटोरियल में इंप्लीमेंट किया, तो इट मस्ट हैव अ मीन, जीरो एंड यूनिट वेरिएंस। तो हम इसको किस तरह बेसिकली ना कर सकते हैं यूनिट वेरिएंस को, हम अपने तो यहाँ पर हमारे पास है बेसिकली स्टैंडर्ड स्केलर। यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड स्केलर है जो कि बेसिकली, स्टैंडर्ड स्केलर का मतलब ये है कि हमारे पूरे डेटा को वो हमारे हर फीचर को बेसिकली वो मीन पर स्केल कर देगा, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रखेगा, 1। तो जीरो मीन कर देगा पूरे डेटा का, और हमारे पास वेरिएंस जो होगी वो होगी 1। तो और इसके अलावा दूसरे एल्गोरिथम्स भी इन्होंने नाम भी बताए हैं जिसके ऊपर मीन नॉर्मलाइजेशन वर्क्स गुड, जो कि एल्गोरिथम आप लोगों ने अभी तक पढ़े नहीं है, बट सून मिस विल बी इंट्रोड्यूसिंग। आप लोगों ने क्या करना है कि स्टैंडर्ड स्केलर को यहाँ से फिट करना है अपना पूरा ट्रेनिंग डेटा। देखें इन्होंने किस तरह इम्प्लीमेंट करके भी शो किया हुआ है, जो आपका ट्रेनिंग डेटा उसमें आपने है ना फिट करना है इसको, और फिर आपने ट्रांसफॉर्म की कमांड यूज करनी है। तो दो कमांड इसमें यूज होती है, जैसे हम मॉडल पे फिट करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें फिट करना है और फिर ट्रांसफॉर्म करना है। किस पर ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, बेसिकली हम एक्स ट्रेन के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये क्या करेगा, देखें वैल्यूज क्या आती है हमारी, पहले 1 -1 2 2 0 0, ये हमारी वैल्यूज थी। और जब हमने इसके ऊपर मीन नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर दी, जब हमने उसके ऊपर स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर दी, तो आप देखें ये हमारा बेसिकली इस तरह से बेसिकली ना इसको स्केल कर दिया हमारे डेटा सेट को, ठीक है। तो ये देखें एक्स स्केल्ड का हमें अगर वो देखना है मीन क्या है, तो उसका मीन 0 है, और एक्स स्केल्ड का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ये एक्स स्केल्ड डॉट std, x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारे पास कॉलम वाइज वो बेसिकली बता रहा है। तो देखें इसने हमारे ट्रेनिंग डेटा को उस पे कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। सेम थिंग यू वुड बी डूइंग फॉर योर टेस्टिंग डेटा, जो आप ट्रेनिंग डेटा के साथ कर रहे हैं वही आप लोगों ने टेस्टिंग डेटा के साथ करना है, ठीक है। और इसके अंदर काफी अच्छी तरह से इन्होंने ऑलरेडी दूसरी चीजें भी एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अगर आप गो थ्रू करेंगे, ये प्री प्रोसेसिंग डेटा के नाम से पूरे एक मॉड्यूल है कि आपको अपना प्रोसेस किस तरह करना है। इसके अंदर नंबर ऑफ थिंग्स हैं, मीन रिमूवल है, वेरिएंस स्केलिंग, नॉन नॉर्मलाइजेशन है, जो कि हम यहाँ पर अभी हमने देखी कि नॉर्मलाइज किस तरह करना है, ठीक है। नॉर्मलाइज का इसके अंदर स्टैंडर्ड स्केलर भी है और प्री प्रोसेसिंग डॉट नॉर्मलाइज भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्री प्रोसेसिंग डॉट नॉर्मलाइज ने भी काम क्या किया कि हमारे डेटा को पूरा मीन 0 कर दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 1 और 0 के बीच में बेसिकली हमारा पूरा डेटा है ना वो हो गया, नॉर्मलाइज हो गया 1 और 0 के बीच में। इसको स्टैंडर्ड स्केलिंग भी कहते हैं, ठीक है ना।
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने नॉर्मलाइजेशन किसके ऊपर करनी है. डू यू वांट टू डू इट विद 0 1? तो इस तरह ना, तो जस्ट एक्सप्लोर दिस, तो यू वुड गेट अ बेटर आइडिया, और इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करके आप अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर सकते हैं. ठीक है. मुझे वन मोर क्वेश्चन, जो प्री प्रोसेसिंग वो करते हैं वो डेटा को स्प्लिट करने के बाद करते हैं या पहले करते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है. देखो, प्री प्रोसेसिंग आप डेटा जब आप क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप क्लीनिंग कब करते हैं? जब हम स्प्लिट करने से पहले तक क्लीनिंग कर रहे होते हैं. हमारा मॉडलिंग से पहले का स्टेप बेसिकली क्लीनिंग का स्टेप होता है ना, जब हम प्री प्रोसेस कर रहे होते हैं. तो स्प्लिट जब हम करते हैं, जब हमें मॉडलिंग के लिए रेडी कर लेते हैं, जब हमारा डेटा बिल्कुल फाइनली क्लीन्ड हो जाता है, बिल्कुल हम चाह रहे होते हैं कि हम मॉडलिंग की तरफ बढ़े, जब हम स्प्लिट करते हैं. समझ आ रही है? तो नॉर्मलाइजेशन पहले कर सकते हैं ना? नॉर्मलाइजेशन पहले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. बट इसके लिए मैं आप लोगों को, अभी ट्यूटोरियल का टाइम भी एंड हो रहा है, मैं आपको एक है ना व्हाट्सएप पर भी एक ट्यूटोरियल टाइप छोटा सा भेज दूंगा, जिसके अंदर उसने आपको सही तरीका क्या है नॉर्मलाइजेशन का, वो आप लोगों को उसमें बता देगा कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली हम एक्स ट्रेन पे करते हैं, और उसको हम फिट जो कर रहे होते हैं ना, वो एक्स टेस्ट पर कर रहे होते हैं. और इसके कुछ रीजंस हैं बेसिकली हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, हम पूरे डेटा को एक साथ नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर रहे होते. इसका रीजन एक तो ये है बेसिकली कि हमारा जो टेस्टिंग डेटा होता है ना, वो हमने देखा तो नहीं होता. तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि ट्रेनिंग डेटा को अलग कर लेते हैं और उस पर हम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो उसके ऊपर हमारा जो उस डेटा पे हमारा लर्न कर लेता है कि नॉर्मलाइजर के बेसिकली मुझे इस तरह नॉर्मलाइजेशन करनी है, और फिर हम जो फिट करते हैं ना, तो हम अपने अनसीन डेटा को फिट कर रहे होते हैं. तो लर्निंग वही हो रही होती है जिस तरह हम उसके कार्य मॉडलिंग में कर रहे होते हैं, और फिर हम फिट कर रहे होते हैं. आई वुड बी पोस्टिंग दिस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप वहां पर भी देखना, तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया होगा क्या मैं कह रहा हूँ. ओके ओके, थैंक यू सो मच. किसी का और कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलो ट्यूटोरियल एंड कर देते हैं. अल्लाह हाफिज.